ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट बेस्ट हिंदी कहानियन को जाता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड का कहर जारी था। वहीं मदनपुर गांव में रामकुमार गुप्ता नाम का एक गरीब इंसान रहता था। उसकी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी राधिका और अपने बेटे के साथ रहता था। वो लकड़ी का ही कारोबार करता था, लकड़ी की कुर्सियां बनाना, लकड़ियां का बेड बनाना। लेकिन ठंड के मौसम में उसकी दुकान चलनी बहुत कम हो गई थी। एक शाम उसकी दुकान पर गाँव के कुछ आदमी आए। अरे रामकुमार, तुम अपनी दुकान बंद काहे नहीं कर देते रे? अरे भैया, दुकान बंद कर देंगे तो बीबी बच्चों को खिलाएंगे क्या? अरे अभी तुम्हारी दुकान कौन सी बहुत चल रही है? तुमसे बढ़िया तो हमारी परचून की दुकान है, सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। दिन भर में हमने 10,000 जमा कर लिए। अब जा रहे हैं घर। चलो यार, गरीबों के मुंह नहीं लगते। इतना बोलकर दोनों आदमी वहाँ से चले गए। लेकिन रामकुमार गुप्ता को बुरा नहीं लगा। लेकिन रात को जब वो अपने घर पहुँचा तब बहुत खुश था। आज आप बहुत खुश लग रहे, लगता है धंधा बहुत अच्छा चला है आपका। अरे कहाँ राधिका, लोग शहर जाकर अपने लिए फर्नीचर बनवा लेंगे, लेकिन मुझसे एक कुर्सी तक नहीं बनवाए। पता नहीं क्या दुश्मनी है लोगों की मुझसे। अरे पापा, तो फिर आप इतने खुश क्यों हैं आज? बेटा, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि कुछ दिनों बाद प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है। पापा, कुंभ का मेला वही होता है ना जो 12 सालों में एक बार लगता है? हाँ बेटा, वही है। लेकिन हम लोग इतनी दूर कैसे जा पाएंगे? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है इतनी दूर यात्रा कर सके। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आधे से ज्यादा रास्ता हम पैदल ही पूरा कर लेंगे। हाँ पापा, बहुत सारे लोग पैदल ही यात्रा करते हैं, हम लोग भी पैदल ही यात्रा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार हम कुंभ मेले में पहुँच जाएं तो भगवान हमारी गरीबी दूर कर देंगे। राधिका ने सबके लिए खाना बनाया और सभी लोगों ने मिलजुल कर खाना खा लिया। उसके बाद सभी लोग जमीन पर ही सो गए। उनके पास एक ही रजाई थी जिसके अंदर तीनों सो जाते थे। अगली सुबह उठकर उसका बेटा स्कूल चला गया और रामकुमार अपनी दुकान पर आ गया। रामकुमार दुकान पर पहुंचा ही था कि तभी उसका बेटा स्कूल ड्रेस में ही रोते हुए उसकी दुकान पर पहुंच गया। अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? और तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? आज स्कूल की छुट्टी है क्या? पापा, मेरी स्कूल की फीस नहीं जमा है ना, इसलिए सर ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके स्कूल से भगा दिया। तभी वहाँ से प्रधान अपने मुनीम के साथ गुजरा और रामकुमार को देखकर हंसने लगा। अरे रामकुमार, जब गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है तो अपने बच्चे को पढ़ाने की क्या जरूरत है? उसे किसी फैक्ट्री में लगा दो, जब तक जवान होगा तब तक लाखों रुपए इकट्ठा कर लेगा। फालतू में क्यों पढ़ा रहे हो? कहीं का बहुत बड़ा कलेक्टर तो नहीं बन जाएगा। प्रधान की बातें सुनकर रामकुमार को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, प्रधान जी, अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था, पर अब आपने कही दिया है तो मैं अपने बेटे को कलेक्टर ही बनाऊंगा। देख रहे हो मुनीम जी, इन गरीबों की यही अकड़ इन्हें पूरी जिंदगी गरीब रखती है। चलो मुनीम जी, यहाँ से हम सबको कुंभ मेला निकलना है ना, तैयारी भी तो करनी है। प्रधान जी, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि इन गरीबों के मुंह मत लगा कीजिए। हाँ। प्रधान और मुनीम वहाँ से चले गए। इसके बाद रामकुमार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, प्रधान जी की बात हमेशा याद रखना। अब तुझे इतनी मेहनत करनी है कि तू बड़ा होकर कलेक्टर ही बने। मैंने जो पैसे कुंभ मेला देखने के लिए इकट्ठा किए थे वो सब मैं तेरी फीस जमा कर दूंगा। चल मेरे साथ स्कूल। रामकुमार वो पैसे लेकर अपने बेटे के साथ स्कूल गए और सारी फीस एक साथ जमा कर दी। अब उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा, लेकिन उसके बेटे की पढ़ाई जारी रही। इस बात की उसे खुशी थी। धीरे धीरे सूरज दिखना ही बंद हो गया, जिससे सारे स्कूल बंद हो गए 1 महीने के लिए। फिर एक रात रामकुमार ने अपनी बीवी से कहा, राधिका, हमारे बच्चे की 1 महीने की छुट्टी है और कुंभ मेला भी कुछ ही दिनों में लगने वाला है। हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम कल सुबह ही पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। जैसा आप कहें। पर अगली सुबह इतनी तेज बर्फबारी और तूफान चालू हुआ कि उसका लकड़ी का घर तहस नहस हो गया। अब वो लोग सड़क पर थे। पापा, ये सब क्या हो गया? हमारा घर तो गिर गया। हम तो आज कुंभ मेले के लिए निकलने वाले थे ना। राधिका, भगवान को जो हमें सजा देनी थी वो दे दी। हमारा सारा सामान भी बर्बाद हो गया। अभी निकलते हैं कुंभ मेला के लिए। कुंभ मेले के लिए चल दिए। जैसे जैसे वो पैदल चलते जा रहे थे वैसे वैसे आंधी और तूफान और तेज होता जा रहा था। शाम तक वो दोनों अपना शहर पार कर चुके थे, तभी अचानक बर्फबारी होने लगी। पापा, इस बर्फबारी में हमें खुले में नहीं चलना चाहिए, वरना हम कुंभ मेला पहुंचने से पहले ही बीमार हो जाएंगे। इस दुकान पर खड़े हो जाते हैं। सही कह रहे हो बेटा। रामकुमार अपने परिवार को लेकर सड़क के किनारे बनी एक समोसे की दुकान पर खड़ा हो गया। तभी दुकानदार ने कहा, हाँ भाई साहब, बोलो क्या खाओगे, समोसे या पकौड़े? कुछ नहीं भाई साहब। अरे जब कुछ लेना देना नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ से हटो, ग्राहकों के लिए जगह छोड़ो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। माफ करना भाई साहब, बाहर बर्फ पड़ रही थी तो थोड़ा खड़े हो गए। राधिका बेटा, चलो यहाँ से।
अपने एक परिवार को लेकर बर्फबारी में ही यात्रा करने लगा। धीरे धीरे उसका बेटा ठंड से कांपने लगा। तभी रामकुमार को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे वो तीनों बैठ गए। राधिका ने किसी तरह आग जलाई। थोड़ी गर्मी महसूस हो जाने के बाद रामकुमार ने फिर से यात्रा करने का फैसला किया। ऐसे ही संघर्ष करते करते किसी तरह कई दिनों बाद रामकुमार अपने परिवार को लेकर कुंभ मेला पहुँच ही गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतनी मुसीबत के बाद भी हम आखिर कुंभ मेला पहुंच ही गए। रामकुमार ने अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान किया, भगवान की पूजा अर्चना की और फिर से अगले ही दिन वहां से पैदल ही निकल पड़े। वापस आने में भी उन्हें उतना ही संघर्ष करना पड़ा जितना यहाँ से जाने में करना पड़ा था। फिर भी किसी तरह अपने गांव वापस आ गए, लेकिन वापस आकर उन्होंने देखा तो उनका गांव कश्मीर के किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। पापा मम्मी, हमारा गांव कहाँ गायब हो गया? चारों तरफ तो बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है हम लोग कश्मीर में हैं। हमारा घर भी देखो बर्फ से ढक गया है। बेटा, हमारा घर तो पहले ही गिर गया था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जैसे मैंने लकड़ी का घर बनाया था वैसे ही अब हम लोग मिलकर बर्फ का घर बनाएंगे। हाँ पापा, मैंने सुना है बर्फ का घर बहुत मजबूत होता है और गर्मी में एसी लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बहुत शानदार घर बनाएंगे। आप दोनों क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अभी ठंड में तो बर्फ का घर नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा वैसे सारी बर्फ पिघल जाएगी। राधिका, मुझे भगवान का नाम लेकर बस बर्फ का घर बनाने दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब रामकुमार और उसके बेटे ने मिलकर बर्फ का घर बनाना शुरू किया। बर्फ की कमी नहीं थी, इसीलिए कुछ ही घंटे बाद एक बहुत ही बड़ा आलीशान और खूबसूरत बर्फ का घर बनकर तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर गए वैसे ही उन्होंने देखा कि घर के हर कमरे में बेडरूम था। घर के अंदर गर्माहट थी और ढेर सारी धन दौलत भी रखी थी। तभी बर्फ की दीवार से एक आवाज आई, रामकुमार, ये घर कोई साधारण घर नहीं बल्कि जादुई बर्फ का घर है। तुम्हारे परिवार की भक्ति देखकर भगवान शिव तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम लोग इतना संघर्ष करके कुंभ मेला गए, वहां ईश्वर की आराधना की और फिर पैदल ही वापस आए। ये देखकर भगवान ने तुम्हें ये आशीर्वाद के रूप में दिया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बोलकर उस दीवार से आवाज आनी बंद हो गई। बहुत तगड़ा आशीर्वाद दे गए। वो सब घर के अंदर पहली बार बिना किसी टेंशन के सोए और सब खुशी खुशी रहने लगे। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट है। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ की टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यही रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना? हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में, हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गाँव में अपना एक छोटा सा खेत है, खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूँ मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था।
ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो और न ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहाँ से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहाँ दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा के ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहाँ एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियाँ और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।